अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। और नाज़रीन, इस वक्त हम सूफ़ाए कराम के शहर मुल्तान के अंदर बैठे हैं और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़ता हुआ एक ख़तरनाक रुझान हमारे माशरे में जन्म ले रहा है। वो ये है कि ज़ियाबितस का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितनी किस्म की होती है और उसकी इलाज किस तरह किया जाता है, उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी, जो सरबराह हैं शोबा मेडिसिन के टर्शी केयर हॉस्पिटल निश्तर 2 के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब सादा तरीन चीज़ से आगाज़ करते हैं कि शुगर जो है वो कितनी अक़साम की होती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेजान फार्मा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक ऐसे टॉपिक पे बोलने के लिए बुलाया जो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। जी। और पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है वो लीड कर रहा है इसकी प्रेवलेंस में, जो है ना, सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में मतलब मनफी चीज़ों में ही पाकिस्तान लीड करता है। इसमें बार बार हम टॉप पे हैं। काफ़ी तो नेगेटिव चीज़ों में अब क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स ले लें वो भी हम दुनिया के मतलब। बिल्कुल ऐसे ही। जो बेसिकली जो शुगर की जो एग्जाम है वो तो दो तरह की होती है, जी जिसको ठीक हम है। टाइप 1 कहते हैं, जो बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसमें इंसुलिन पैराबिन से लगती है। और दूसरी होती है जो कि टाइप 2 होती है, या दूसरे लफ्ज़ में मैं से ये कहता हूँ कि ये हमारा लाइफ स्टाइल है। जो टाइप 2 है ना, दैट इज़ आवर लाइफ स्टाइल। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आजकल बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि कुछ शुगर की ऐसी इकसाम है जो ख़ास तौर पे कुछ दवाइयों की वजह से होती हैं। अच्छा, दवाइयों की वजह से भी हो रही है डॉक्टर साहब? पर्टिकुलरली जो है अच्छा। वो ये हमारे जो स्टेरॉइड्स हैं, या बहुत सारी जो HIV की मेडिसिन जो भी, या बहुत सारी और मेडिसिन ऐसी हैं जो कि शुगर करती हैं। और इसकी जो अब लेटेस्ट एक टाइप आई है ना शुगर की, वो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से शुगर, यानी वो ग़िज़ाई किल्लत बच्चे, की वजह से भी हो जाती है। वो बच्चे जिनको बचपन में जिनकी जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर न रहे। और हमारे यहाँ हमारे बच्चों में जो मैल न्यूट्रिशन इज़ वेरी कॉमन, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो डाइट का उसमें बहुत अहम रोल है, या वो डाइट तक उनकी एक्सेस है, लेकिन बट दे डोंट हैव गुड डाइट, जो है बैलेंस डाइट नहीं होती। बैलेंस डाइटिंग। तो ये जो टाइप है दैट इज़ आल्सो इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉमन इन फ्यूचर एज वेल। अच्छा डॉक्टर तो साहब, आपने बड़ी एक हैरानकुन बात बताई कि ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। तो हमारे मुल्क में आपको पता है अतायत बड़ा क्वैकरी बहुत आम सी चीज़ है और वहाँ पर बेदरेख स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी, आप भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, कि जब स्टीरॉइड देते हैं तो वक्ती फ़ौरी तौर पर पेशेंट को एक अफाका महसूस होता है। तो एक शॉर्टकट की आदि हमारी कौम है। तो जब किसी क्वैक के पास जाती है, अताई के पास जाती है, तो वो सबसे पहले स्टीरॉइड हैवी डोज में देता है और पेशेंट कहता है वाह जी वाह क्या जादू है इसके हाथ में। मैं एक्चुअली तो आपको उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गया। जी, मैं एक्चुअली आपको इसी तरफ हम पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जो स्टेरॉइड जो यूज़ हो रहा है ना, विदाउट एनी नीड और विदाउट एनी इंडिकेशन, जिसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, बस वो लगे जा रहा है, गर्मी माहौल में लग रहा है। पर्टिकुलरली जो हमारे थोड़े से कस्बे हैं, देहात कस्बे हैं। हैं, देहात हैं, उसमें ये बड़ा कॉमन है। जी बिल्कुल। और एक जो मैं ये बात कहूँगा कि जो जब से कोविड हुआ है ना, कोविड के बाद से भी हमारी जो डायबिटीज़ का इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ये रिसर्च से बात साबित हो चुकी है कि जो कोविड का जो वायरस है इटसेल्फ जो है ना वो डायबिटीज़ को इंड्यूस करता है। तो उसके बाद भी जो है ना हमारे पास डायबिटीज़ की वो बढ़ गई। कुछ हमने उस वक्त जो है दवाइयाँ ऐसी यूज़ की, उसमें स्टेरॉइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुए, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये हो सकती अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त कोई दादोशुमार हमारे पास हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितने फ़ीसद पॉपुलेशन जो है वो ज़ियाबितस या डायबिटीज़ का शिकार है? है। सर, हमारा जो 2016 का डाटा है जी। वो उसके मुताबिक एवरी फोर्थ पर्सन इज हैविंग डायबिटीज। 25% मोर इंसिडेंस हो देन गए। 25%, यानी 25 to 30 के दरमियान यानी सारे इंसिडेंट आ रहा है। एंड दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज डे बाय डे, यानी दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। तो इसको हमने देखना है, इसको हमने अपना वो करना है कि इसको हम कैसे कम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमें हमें तो एमबीबीएस किए हुए 25-30 साल हो गए दोनों को। और आपको याद होगा कि जिन दिनों हम एमबीबीएस कर रहे थे तो शुगर को कहा जाता था ये अमीरों की बीमारी है, कि जो बहुत खाते पीते लोग हैं, जो बहुत खाने पीने में मीठा भी बहुत खाते हैं, वैसे भी ओवरऑल भी ज़्यादा खाते हैं, और गरीबों की बीमारी आमतौर पे टीबी वगैरह इसको कंसिडर किया जाता था। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अब ये हर ग्रुप एज ग्रुप मतलब
माली लिहाज से हर तरह की क्लास को अफेक्ट कर रही है डायबिटीज़? सर ये हर क्लास को अफेक्ट कर रही है। अभी अमीर या गरीब की तो बात ही नहीं रह गई। इसमें जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मैटर करता है कि आप खाने एक तो हमारे लाइफस्टाइल में दो चीज़ें आ जाती है कि हम खा क्या रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और तीसरा जो है हमारा जो वॉक है ये जो हमने खाया है उसको जो हमने कैसे हजम करना है, कितना हजम करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, आपको पता है कि स्ट्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं एग्जैक्टली। इसमें जो है ना, मेंटल जो ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है और फिजिकल एग्जर्शन बढ़ती जा रही है। फिजिकल एग्जर्शन इस सेंस में कि भाई आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ गए, आप बैठ के काम कर रहे हैं, आप बैठ के जो है ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया सर। मोबाइल हम देख रहे हैं, टीवी हम देख रहे हैं, बच्चे शुरू से पहले दिन से जो है ना बच्चों को मोबाइल पे देखिए जी, हमारे ज़माने में तो हम आउटडोर स्पोर्ट्स के आदी थे। अब आजकल के बच्चे जो हैं वो गैजेट्स में और मोबाइल से बाहर नहीं निकलते, वीडियो गेम्स और इंडोर गेम्स में उलझ गए हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी तो शुरू हो गया ना, बच्चों में भी ये चीज़ें कॉमन होती अब देखें, ओबेसिटी जो या मोटापा है वो जो है और जो शुगर है वो आपस में ऐसे समझेंगे दे आर सिस्टर एंड ब्रदर, चोली दामन का साथ है जी दोनों का। तो टाइप 2 है ही। जितना ज़्यादा आपका वजन बढ़ते रहेगा, जितना ज़्यादा आपकी जो है ना BMI बढ़ती रहेगी जो है ना, तो उसमें शुगर के जो चांसेस हैं टाइप 2 के वो होते रहेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमें एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अपनी जो वेट है और अपनी BMI कैलकुलेट करनी चाहिए। अब देखें, BMI बड़ी खूबसूरत आपने बात की। BMI जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी लेबोरेटरी में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कोई एक्सरे नहीं करवाने, बिल्कुल आपने सिर्फ अपनी हाइट नापनी है और जी, अपना वजन नापना वजन है, नापना है। और एक फार्मूला नेट पे अवेलेबल है, वो आप लगाएं, आपका BMI सामने आ जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मेडिसिन के, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ लोगों में टाइमली तशख़ीस हो जाती है या बहुत ज़्यादा लोग लेट कर देते हैं डॉक्टर तक आने में? सर हमारे यहाँ तो हालात बहुत ज़्यादा बदले हैं, वो इस सेंस में कि लोग जो हैं वो यूजुअली अपना जो वर्कअप होता है वो नहीं कराते, या इवन सम टाइम्स जो होती हैं वो जो उनकी फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, पेशेंट का वजन भी ज़्यादा हो, ठीक है, और हमारी एथनिक वो है, हमारे रीजन की जो वो है उसमें तो हम ये कहते हैं कि जो आफ्टर 30 ईयर्स जो है ना वो हर साल के बाद शुगर चेक करानी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये ऐसा कोई मतलब नहीं होता, या बहुत ज़्यादा कोई अवेयर अवेयर लोग आ जाएँ तो उनको हम कहें तो वो टेस्ट करवा लेते हैं, वरना अदरवाइज जो है वो इस पे लोग आमतौर पे इस तरफ नहीं आते। अब जो दुनिया में सर ये जो हो रही है ना वो प्रिवेंशन पे बात हो रही है कि आप बिल्कुल। डायबिटीज़ को जो है ना वो होने से पहले ही रोक लें, एग्जैक्टली। बिकॉज ये प्रिवेंटेबल है, इसको आप रोक सकते हैं। तो उसमें जो है ना हाई हाई रिस्क पेशेंट्स जो होते हैं ना, हाई हाई रिस्क पेशेंट या अटेंडेंट जो, तो फर्स्ट करें एक पेशेंट है जो टाइप 2 डायबिटीज़ का सर मेरे पास आया है, और उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा है जो थोड़ा सा हेल्दी है, उसका भाई है, बहन है, ठीक है ना, उसका BMI मुझे अंदाज़ा हो गया, तो हम उसको थोड़ा सा अगर हम अवेयरनेस दे देना तो यहाँ से भी बहुत बड़ा एक पॉइंट और एज मिलेगा जिसमें हम लोगों को डिटेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल, अवेयरनेस की जहाँ डॉक्टर साहब आपने बात की, तो देखिए ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू हम पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि लोगों को शऊर आए कि जल्द अज जल्द वो इसको डायग्नोज करवाएं ताकि इसको प्रिवेंट भी कर सकें। अच्छा, आप डॉक्टर साहब कुछ टिपिकल सिम्टम्स मुख्तसरन बता दें, जो क्योंकि लोग देख रहे होते हैं टीवी प्रोग्राम्स को, तो वो सिम्टम्स अगर वो खुद के अंदर देखें तो उनको फ़ौरन शक डायबिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। सर उसमें बड़े जो वाजे हैं उसमें तो यही है कि अगर आपका वेट लूज हो रहा है, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, आपको प्यास बहुत लग रही है, वजन आपका तेजी से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इन दोनों सूरतों में अगर तेजी से वजन कम हो रहा है तो यही आमतौर पर टाइप 1 की अलामत होती है, जिसमें पेशेंट जल्दी जल्दी वेट लूज कर रहा है, या टाइप 2 में भी बहुत अगर सीवियर डायबिटीज हो जाए ना तो वो पेशेंट वेट लूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये मेन उसकी अलामतें होती हैं जो एक जर्नल है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, वो लोग जो रिस्क पे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो थोड़े से जिनकी बैली निकली हुई है, जिनकी BMI ज्यादा है, और या जिनकी फैमिली में जो है शुगर ज्यादा, मरूसियत में भी है, बिल्कुल है, या वो लोग जो कि अपना जिन खवातीन को हमल के दौरान प्रेगनेंसी हो जाए, जिनका वेट ज्यादा हो, तो ये वो लोग हैं जो रिस्क पे हैं, तो इनको ईयरली बेसिस पे हमें एवेल्यूएट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो डायबिटीज है वो सिम्टम्स के बगैर होती है, वो चलती रहती है, लोग देखते नहीं है, और पेशेंट एक ऐसे वक्त पे आता है जब उसको कई कॉम्प्लिकेशन भी बाद तक हो चुकी होती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, वो कहते हैं डायबिटीज़ इज़ मदर ऑफ ऑल इलनेसेस, कि उम्मुल अमराज है डायबिटीज़। वो क्यों कहते हैं? आप नाज़रीन को बताएंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से हमारे जिस्म में हो रही होती हैं? अगर हम सर से लेके पाँव तक देखें तो जो जो ऑर्गन्स, जो जो अज़ा हमारे आ रहे हैं उसमें शामिल हैं, उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं? सर ये जो है आपने एक बहुत ब्रॉड सवाल किया है, और इसका जो जवाब है अगर हम सही मायनों में दें तो शायद इसी पे ही कई पूरा घंटे बात प्रोग्राम हो सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं आपको एक रफली सी बात बता देता हूँ, बहुत जी सारी चीज़ तो खैर आपने पहले मेंशन कर दी कि ये सर से पाँव तक जो है इफेक्ट करती है। जी, तो ब्लड ग्लूकोज है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल ठीक वो है। वो ब्लड को थिक भी करेगा, वो उसको उसको जो है उसमें ऐसी सलाहियत कर देगा कि उसके जमने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। तो स्मॉल इसमें स्मॉल वेसल भी बंद हो सकती हैं हमारी, और लार्ज वेसल भी बंद हो सकती है। अच्छा, कुछ वेसल्स ऐसी हैं जो हमारे जैसे दिल को सप्लाई अगर बंद हो जाए, दिमाग की सप्लाई हमारी बंद हो जाए, पाँव की सप्लाई अगर हमारी बंद हो जाए, ये वो हैं जो मेजर हैं, जी, जो मेजर हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, जिसमें हार्ट अटैक, फालिज या फिर पाँव का जख्म और कट जाना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ जो है हमारी जो सप्लाई होती हैं वो माइनर चीज़ों की होती है, जो बड़ी स्मॉल चीज़ों को सप्लाई कर होती है। मसलन हमारी आँख के अंदर की जो बारीक रगें हैं ना, बहुत ही छोटी बारीक जी होती हैं वो तो। बारीक, जी जो हमारी ब्रेन से आ रही हैं, जी जी अब उनकी जो ब्लड सप्लाई है ना, जी जब वो इफेक्ट होगी तो वो जो पार्ट है ब्रेन का वो डैमेज, वो उस पार्ट का जो आई का है वो डैमेज हो, रेटिना जो रेटिना होता है। डैमेज होना शुरू जी, हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की जो है ना वो विजन जो है नज़र गिरना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे उसके मतलब इवन ब्लाइंडनेस। आपको पता है कि जो ब्लाइंडनेस जो है, जो अंधापन की सबसे बड़ी जो कॉज है वो डायबिटीज है। और दूसरा ये कि गुर्दों में इफेक्ट करती है, गुर्दों में भी जो हमारी स्मॉल वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, वो लीकी हो जाती हैं, उसमें से सारा कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वो गुर्दों को खराब कर देता है। तो वो फिर डायलिसिस पे पेशेंट को जाना होता है फिर जी, किसी एंड इसमें स्टेज अगर के एंड ऊपर। स्टेज हो जाए, ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम इसको बचा लें तो आपको कुछ भी नहीं होने लगा, और अगर हम नहीं बचा सके, हमारी शुगर कंट्रोल ना हुई या उस पर हमने तवज्जो ना दी, तो उसका क्या होगा कि उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारे पाँव का सुन होना, इवन जो मर्दाना कमज़ोरी या सेक्स की तरफ जो है इंसान का एक नॉर्मल जो फिनोमिना है उसकी तरफ रगबत ना होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर फिर आ जाती हैं। तो इसमें इसलिए हम कहते हैं कि ये सर से पाँव तक किसी भी चीज़ को मुतासिर कर सकते हैं, और इसकी बर वक्त तशखीस, बर वक्त इलाज और मुकम्मल इलाज वो बड़ा ज़रूरी है। और आप ये देख लें कि हमारे यहाँ जो वो पेशेंट जो भी इलाज भी करा रहे हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा वो लोग हैं जो कि पहले तो जिनको पता लग जाए वो इलाज नहीं कराते। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो आपने मर्दाना कमज़ोरी की कॉम्प्लिकेशन का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे होते हैं कि जनाब मर्दाना कमज़ोरी है तो जनाब हमसे रब्ता करें और जनाब ये दवाई खाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें कई तरह की हर्बल और पता नहीं कौन कौन सी अद्वियात शामिल हैं। तो अब अगर डायबिटीज़ का एक पेशेंट है तो हो सकता है उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रही हो। तो वो जो अद्वियात जो इंटरनेट के ऊपर मिलती हैं, वो कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? तो एक बात बताऊं कि जो जो डाटा है सब वो ये कहता है कि हर दूसरा पेशेंट जो है ना डायबिटीज इज हैविंग इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी कॉमन है, और इस पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं हो रही। ख़ास तौर पे जो पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन है उसके दरमियान इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपने इवन जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, और मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसके मतलब जो है ना मरीज़ से ज़रूर बात करें, क्योंकि पेशेंट इतना शाई होता है तो वो इस पे यूजुअली बात हाँ, करता बिल्कुल ये अलमिया है है। कि और दूसरी बड़ी बात ये है, इसका इसलिए डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि जो जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी है और उसको डायबिटीज़ है, तो समझे उसको दिल की तकलीफ लाज़मी है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है कि उस पेशेंट को दिल की तकलीफ लाज़मी है। तो ऐसे पेशेंट का हम लाज़मन लाज़मन जो है ना दिल का फिर वर्कअप कराते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। और आजकल जो है वो लेटेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं, डायबिटीज़ की भी, इससे रिलेटेड भी, और उसको कंट्रोल करके बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे पेट के अंदरूनी अज़ा हैं अगर उनकी बात करें, देखें आपने ब्रेन का बताया कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्ट्रोक या फालिज हो जाएगा। आँखों का भी आपने बता दिया कि उसमें छोटी छोटी खून की शरेयानें हैं, वो मुतासर होंगी तो जो पर्दा बसारत है, रेटिना जिसे हम कहते हैं, वो मुतासर होगा और अंधेपन की एक बड़ी वजह बन जाएगा।
फिर आपने हार्ट अटैक के मतलब भी बता दिया कि जो खून को दिल को खून सप्लाई करने वाली हमारी शरीयानें हैं वो उस पर असरअंदाज हुई तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है। अब हम पेट के अंदर चले जाते हैं। पेट के अंदर कौन से ऐसे अज़ा हैं जो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ की वजह से मुतासर हो रहे होते हैं? उसमें जो न्यूरोपैथी है जिसकी हमने पहले भी बात की, जी। जिसमें आइज़ को उसने इन्वॉल्व किया था, किडनीज़ को, या हमारे जो जेनिटोजेनिक सिस्टम को इन्वॉल्व किया था, जेनिटेलिया को इन्वॉल्व किया। इसी तरह जो हमारी एब्डोमेन में जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो मैदा है, वो भी इसी तरह बारीक रगों से सप्लाई होती है ब्रेन से, है ना? और उसकी जो रगें होती हैं वो ब्लड सप्लाई उनको भी जा रही होती है। जब वो ब्लड सप्लाई थिकनिंग ऑफ ब्लड की वजह से, शुगर की वजह से, जो लिपिड्स की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जब वो नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो फिर वो जो मैदे की जो हरकत है, अंदर की जो हरकत है, वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें फिर पेशेंट को क्या होता है, जिसका अब देखें, जिसका इंटेस्टाइन ने मूव करना कम कर दिया ना, तो वो क्या होगा, उसे कब्ज़ हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों को कब्ज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि खाना हजम भी नहीं होगा खाना उसको। हज़म नहीं होगा, उसको मतली की कैफियत रहेगी। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा-सा खाता हूँ जी, मेरा तो पेट भर जाता है, मैं खा ही नहीं सकता। अब उसने इंसुलिन भी लगानी है, दवाई भी लेनी है, उधर से उसको ये इश्यू है, तो उसकी वजह से जो है शुगर की जो है, शुगर का कम होना, ज़्यादा होना नॉर्मल बन जाता है। या इसी तरीके से जब जब कॉन्स्टिपेशन होती है ना, तो वो जब जो हमारा बेली से एक स्टूल हमारा एक्युमुलेट होता है, तो उसकी वजह से जो एक स्ट्रेच पड़ता है, स्ट्रेच के बदले में जो है ना वो नर्व जो है स्टिमुलेट होती है। फिर क्या होता है कि मरीज को उससे डायरिया लग जाता है। तो ये कब्ज़ मोशन इस तरह ये कैफियत रहते हैं। तो कभी मरीज इसलिए आता है कि जी मुझे कब्ज़ है, अगली विजिट उसके लिए होती है, डॉक्टर साहब मुझे मोशन है। लूज मोशन आ रहा है। जी, तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। और एक बात ध्यान में रहे कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, तो विद इन फ्यू मंथ्स जो है ना, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं, आप ठीक हो जाएँ। नाज़रीन, ये बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है प्रोफेसर ताहिर ने कि शुगर के मरीज़ों के लिए अद्वियात की मदद से जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की हैं, शुगर को कंट्रोल करना इतना अहम है कि जो इतनी हाई लेवल की जो पेचीदगियाँ हो रही हैं उनको आप रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। और दूसरा आप ये देखिए कि जो मुझे गुफ्तगू से आइडिया हुआ डॉक्टर साहब की कि ये दो धारी तलवार है। एक धार से वो काट रही है आपकी खून की नालियों को कि उनको डैमेज कर रही है शुगर, और दूसरी तरफ पैरेलल आसाब जो हैं, आसाबी कमज़ोरी भी कर रही है तमाम अज़ा की, जिसकी वजह से तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम मैनेजमेंट की तरफ आएँ तो बीइंग एन एक्सपर्ट, एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको आप डायग्नोस करते हैं, उसको शुगर निकल आती है, उसका ब्लड शुगर फास्टिंग करवाया, वो भी हायर साइड के ऊपर था, और एक हफ्ता 10 दिन उसने मॉनिटर किया, आपने उससे करवाया, तो जो रीडिंग सामने आई आपने नतीजा निकाल लिया कि जनाब इसको डायबिटीज़ लगती है, सिम्टम्स भी हैं, अलामात भी हैं। फिर आपने HbA1c टेस्ट करवाया, वो जो गुज़िश्ता 3 माह की रीडिंग दे देगा, उस पर भी वो बंदा पॉजिटिव आ गया है। अब उस पेशेंट को मैनेज किस तरीके से हम करते हैं? मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं बीइंग एन एक्सपर्ट? ये सवाल ना इस बहुत ही अहम है अपने डॉक्टर साहब, ये इसलिए हम है कि इसके मुतालिक ये जो है ना, अब जो अप्रोच है वो ये है कि डॉक्टर जो है उसे मरीज़ को नुस्खा लिख के नहीं दे देना, ठीक है? उसने उसके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। तो यार देखो, हमने वो प्लान बनाना है जो पेशेंट के लिए भी फिजिबल हो और जो डॉक्टर के लिए भी फिजिबल। जी बिल्कुल इसी तो तरह। उसमें पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच हमने रखना है ठीक है। कि हमने उसके साथ डिस्कस करना है कौन सी दवाइयाँ वो ले सकता है, वो कौन सी दवाइयाँ नहीं ले सकता, अगर कोई दवाई है वो क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डिस्कशन की बाय म्यूचुअल है, पेशेंट और डॉक्टर की जो है वो अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और दूसरी बात जो है, सबसे अहम बात वो ये है कि जो सब जितनी भी गाइडलाइन है, चाहे वो अमेरिकन गाइडलाइन है, चाहे वो यूरोपियन गाइडलाइन है, पाकिस्तान की जितनी भी गाइडलाइन है जो कि पब्लिश हो चुके हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो है वो शुगर के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ। बिहेवियर में चेंजेस करनी है। सर ये इट्स अ बिहेवियरल चेंज एग्जैक्टली। कि आपने खाने में भी बात वही जहाँ से आपने शुरू की थी कि ये जनाब बिहेवियरल डिजीज़ है। बिहेवियरल डिजीज। तो इसमें आपने ये जो हमने खाना खाना है वो आखिरी खाना समझ के नहीं खाना, ठीक है? उसमें इत्तेदाल रखना है हमें, और ये देखना है कि कौन सी किस चीज़ की मिक़दार हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना? तो दूसरा, हमने अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को लेके आना है। हमने मोबाइल में
में, स्क्रीन टाइम में बच्चों को से दूर रखना है। हमने बच्चों को ऐसे लंच देने हैं, ऐसे स्नैक्स देने हैं जो हेल्दी होंगे। ये ना हो कि हम उसको एक अपना जूस का डब्बा दे रहे हो और उधर से चिप्स दे रहे हो, ये चीज़ें दे आर अनहेल्दी। तो इसकी वजह से जो है ना वो शुगर हो रही है और इसी चीज़ को अच्छा, ये तो हो गया डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अब आपने पेशेंट्स को अद्वियात भी प्रिस्क्राइब कर दी, खाने वाली अद्वियात भी हो सकती हैं और टाइप 1 के केस में इंसुलिन भी हो सकती है। तो इसमें हमारे यहाँ पर अक्सर देखा गया है, एक रूटीन प्रैक्टिस पेशेंट्स की ये है कि आपने एक गोली सुबह शाम पेशेंट को लिख कर दे दी। पेशेंट ने सुबह वाली दवाई मिस कर दी, समहाउ भूल गया या किसी वजह से याद नहीं रही उसे। और अक्सरियत लोगों का ये ख्याल होता है कि शाम को वो जनाब जब लेंगे दवाई तो वो सुबह वाली इकट्ठी खा लेंगे। तो ये ट्रेंड आप कैसा देखते हैं कि ये कोई ख़तरनाक ट्रेंड तो नहीं हो सकता है कि एक वक्त में आप डबल डोज कर दें? उसमें सर ये है कि जो डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं या मेडिसिन है ना, वो बहुत वास्ट रेंज है, ठीक है? और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है सर। जैसे एक जो हमारी लेटेस्ट जो फार्मूला है जीएलपी एगोनिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो समटाइम ओरल में भी आ गई हैं, इंजेक्टेबल में भी है। तो अगर वो मिस हो जाए तो हम उसको ऐसे नहीं कह सकते कि आपने शाम को ले लेना है इसको। तो ये ड्रग टू ड्रग वेरी करते हैं। बट 2015 से जो है, एक बात मैं आपके चैनल की तरफ से ये बताना ज़रूर समझूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं शुगर की जगह, और जिसमें ओरल भी हैं, जिसमें गोलियों की शक्ल में भी हैं, कैप्सूल की शक्ल में भी हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इंजेक्टेबल में भी हैं, और कुछ तो ऐसी इंजेक्टेबल हैं जो टाइप 2 में जो हफ्ते के बाद एक दफ़ा लगता है। ज़बरदस्त। हाँ जी, तो उसमें ये पेशेंट का बड़ा फिजिबल है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जो जिनका वज़न ज़्यादा हो, जो जिनको दिल की तकलीफ हो, जिनको गुर्दों की तकलीफ हो, तो उसमें उनकी जो रिजल्ट हैं वो एक्सीलेंट है। तो ये ड्रग टू ड्रग वेरी करता है सर, और बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, बहुत अच्छी दवाई हैं, बहुत एक वसी रेंज है। पेशेंट टू पेशेंट हम डिफरेंट मेडिकेशन देते हैं। मैं इस मामले में सर यही अवेयरनेस दूंगा कि ये ऐसी कोई चीज़ है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब मेरी ये दवाई क्या मैं ले सकता हूँ, ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम ले सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो वो हम नहीं ले सकते। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। इसका मतलब मेडिसिन है टू मेडिसिन कि वेरी टेलर मेड थेरेपी देने की ज़रूरत होती है हाँ कि जी, हर पेशेंट को एग्जैक्टली उसके सिचुएशन के हिसाब जी, से मेडिसिन दी जाती है। बिल्कुल ऐसी। और अच्छा मिसिंग डोज का भी जो है वो क्राइटेरिया डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट है फिर जो है ना, कि किसकी मिसिंग डोज हमने देनी है, किसकी नहीं देनी है। किसकी नहीं देनी है, हम्म। ठीक है, ये डिसीजन फिर डॉक्टर ने ही करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह इतनी सेर हासिल गुफ्तगू इसके ऊपर हुई, तो हमारे जो अवामुन्नास जो पब्लिक ये प्रोग्राम देख रही है उनको टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे ये ज़ियाबीतस के हवाले से, प्लीज़? सर मेरा जो जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, हम जो है ना आज भी उसी चीज़ है कि टेक होम मैसेज यही है कि हमें अपने जो है अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, उस पे बड़ा कंट्रोल रखना है। हमने खाना ऐसे खाना है जो एतदाल के साथ है। इस्लाम में भी आपको पता है एतदाल है, और इसी तरह खाने में भी जो है ना एतदाल को पसंद किया गया है। एक तो खाना को एतदाल के साथ रखें और ऐसी खुराक खाएं जो जो नेचर के ज़्यादा करीब हो। मसलन हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इवन मीट भी जो है, ऐसा मीट जो जिसमें फ़ैट ना हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो, तो वो जो है नेचर के ज़्यादा करीब है। तो ये चीज़ें हमें अपनी डाइट का जो है ना पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहिए, हर लाजमी जुज़ उसको बनाना चाहिए। हाँ, ये जो हम जो कॉम्पैक्ट फूड मैं से कहूँगा जिसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे इसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इसमें जो है हमारे ये जो तली हुई चीज़ें जो हो गई, या ये जो पिज़्ज़ाज़ वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम एक हद तक तो ले सकते हैं, लेकिन उसको हमें अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। तो अपना लाइफ़स्टाइल, अपना जो है डाइट, ये इस पे कंट्रोल करें। और जिनको शुगर हो गई है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको बाकायदगी के साथ जो है ना अपनी मेडिसिन को लेना चाहिए। और सबसे अहम ये है कि अपनी शुगर को चेक करते रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जब तक आप शुगर चेक नहीं करेंगे, आपके मुआलिज को और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि शुगर आपकी किस स्टेज पे खड़ी है। तो ये तीन चीज़ें हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपना वज़न और अपना जो BMI है वो हम जो है ना एटलीस्ट 1 मंथ के बाद, 1 माह के बाद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद जो है ना हम इसको लाजमी करें। तो मेरा यही सर मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चौधरी का मशकूर हूँ
कि जिन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर इतनी मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूं कि तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ की ये एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।